श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आप जुड़ चुके हैं गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम से और हमारी टीम में हैं कविश, दीपशिखा और भाई देव प्रोडक्शन सीट पे बैठे हुए हैं। आप सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। रेडियो के माध्यम पर फ़ोन से आप जुड़ सकते हैं 402-8070 और व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें तो 525-06200 पर आप अपने मैसेज भी कर सकते हैं। श्रोताओं, 2 नवंबर बिल्कुल करीब है। परसों ही 2 नवंबर का अप्रवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। परंपरागत ये छुट्टी भी मनाई जाती है, हमारे देश की एक राष्ट्रीय छुट्टी है। इसके लिए आज हमारे कार्यक्रम में सांस्कृतिक धरोहर, अप्रवासी घाट का हम विचार करें तो कैसा रहेगा। तो श्रोताओं, आज की अतिथि हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही जानी पहचानी और आप सब से रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सब आप उनको जानते हैं। वे हैं श्रीमती किरण जानकी जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारी टीम की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से। धन्यवाद अंजू जी। मॉरिशस को हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं यहाँ पर। गंगा तालाब जैसी धरोहर जहाँ पे पूजा पाठ से हम शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं। पर कैसे हम भूल सकते हैं अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड, जो पहले ट्रस्ट फंड था, आज अप्रवासी घाट विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। ये इसके पीछे के बड़े इतिहास जो आया, उस बड़े इतिहास की बातचीत हम शुरू करें तो ये साइट जो बनी थी वे 1834 में शुरुआत हुई थी यहाँ पर और 1839 में ये ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये चला था। और ये जगह थी, सभी जो हमारे कुली भाई आते थे उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनको कहाँ लाया जाएगा, ये 16 सीढ़ियाँ पार करते हुए उन्हें वहाँ तक पहुँचाया जाता था, जहाँ पर एक हॉस्पिटल था, उनका चेकअप होता था, रजिस्ट्रेशन होता था। ऐसा बहुत कुछ हमने जाना है। पर आज हम एक रिसर्चर से जुड़े हुए हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इस स्थल में अब क्या नया हो रहा है। सर्वप्रथम नमस्कार अंजू जी, और हमें सुनने वाले जो श्रोता हैं उनको भी अभिवादन, नमस्ते। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। 2 नवंबर जब आता है तो बस अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के साथ पूरा जो मंत्रालय है और मंत्रालय के साथ साथ जो भी हमारे देश में अभी विरासत संस्था है, हम बस इसी की तैयारी में लगे हुए हैं जी, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जो कि हमारे जड़ों का उनसे इसका संबंध होता है। बिल्कुल। और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये 2 अलग बातें हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो साइट है जिसको पहले हम कुली घाट कहते थे। बिल्कुल। समय के साथ इस नाम को, क्योंकि कुली एक बहुत ही ऐसा शब्द था जो अपमानजनक था, जो लोग यहाँ आए वो कुली नहीं थे। बिल्कुल। यहाँ शर्तबंद मजदूर के रूप में आए और वो दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद ये आए। इनको जब दास प्रथा का एबोलिशन हुआ, स्लेवरी का एबोलिशन हुआ, हाँ, तो जो मजदूरी ये दास गुलाम लोग करते थे, अब ये कौन करेगा? तो मतलब इनको तो आज़ाद कर दिया, अब इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए बरतानी प्रशासन ने उस समय ये फ़ैसला लिया कि हम शर्त पर, अग्रीमेंट पर कुछ मज़दूरों को लाएंगे पहले, क्योंकि मॉरिशस हिंद महासागर के बीचों बीच पाया जाता है, तो क्यों ना यहाँ पर हम एक महाप्रयोग करें, एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट। और वो ग्रेट एक्सपेरिमेंट इंडेंचर सिस्टम का था, मतलब कि शर्तबंद प्रणाली। और वो शर्तबंद प्रणाली सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हुआ वो मॉरिशस में हुआ, क्योंकि वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक जगह पर मॉरिशस पाया जाता था, हिंद महासागर के नभ में, जहाँ पर हम कई देशों से जुड़े हुए हैं। लेकिन विशेष तौर पर लगभग 99% जो शर्तबंद मजदूर आए, और जो पहले 36 शर्तबंद मजदूर आए वो सभी भारत से थे। जी। तो वहाँ से जब ये पहला महाप्रयोग, ग्रेट एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, जब वो शुरू हुआ तो ये सफल हुआ। और इसकी सफलता के बाद मॉरिशस में इसको अन्य कॉलोनीज़ में लागू किया गया। जी।
और आज अगर कुली घाट, जिसको हम कहते थे पहले, बाद में इसको आप्रवासी घाट कहा गया, इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया, और फिर आगे चलकर ये विश्व विरासत बना। इस जगह इस जगह को विश्व विरासत स्थल बनाने में जो मुख्य तत्व था, जो मुख्य बातें थी, वो ये नहीं कि यहाँ पर जो खंडहर बचा हुआ है, यहाँ की जो 16 सीढ़ियाँ, पावन 16 सीढ़ियाँ हैं जिससे हमारे पूर्वज गुजरे थे, इनकी वजह से ये अंकन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका अंकन अगर हुआ तो इस ग्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से, इस शर्त की वजह से, क्योंकि ये जब तक ये ग्रेट एक्सपेरिमेंट, ये महाप्रयोग नहीं होता, तब तक इस सिस्टम को वो लोग बरतानी प्रशासन बाकी जगह पर नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से मॉरिशस विशेष है जी, और इसकी वजह से ये साइट विशेष है। और जब ये पूरा एक नॉमिनेशन फाइल बनाते हैं किसी भी नेशनल हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए, तब ये सारी बातें काम आती हैं। मतलब कि किस तरह से यह जो जगह है सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। तब देखते हैं कि ग्रेट एक्सपेरिमेंट अगर ये नहीं होता तो शायद इस सिस्टम को बाकी जगह नहीं फैला पाते। अगर कर भी पाते तो बाकी जगह में आज ये जो इमिग्रेशन डिपो है, जहाँ पर हमारे पहले जहाँ पर ये शर्तबंद मजदूर उतरे, मॉरिशस में सिर्फ वो साइट बचा हुआ है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये प्रक्रिया चली वहाँ पर भी इमिग्रेशन डिपो थे, लेकिन वहाँ पर अब नहीं है। तो ये एक यूनिक है कि सिर्फ यहाँ पर बचा हुआ है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया और यहाँ पर लगभग आधे मिलियन लोग उतरे थे। 460,000 से ज़्यादा लोग मॉरिशस में उतरकर या फिर यहाँ पर बस गए मजदूरी के लिए, या फिर यहाँ से उनको विश्व के अन्य देशों में भेजा गया जी। और ये कारण है कि आज आप्रवासी घाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, क्योंकि इसका एक यूनिवर्सल वैल्यू है। हर देश से किसी न किसी का संबंध है इस सिस्टम, इंडेंचर सिस्टम से। बिल्कुल। तो श्रोताओं, जैसा कि आप कार्यक्रम का नाम जानते हैं, गीत, नृत्य और परंपरा, तो परंपरा के लिए संस्कृति का होना बहुत आवश्यक है। और संस्कृति हमारी जुड़ी हुई है, हमारे पूर्वज जो आए, जिन्हें पहले कुली कहा गया, फिर उसके बाद अप्रवासी कहा गया, और आज वो पूर्वज हमारे लिए बहुत ही श्रद्धेय हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण इस देश में ये पहला प्रोजेक्ट खड़ा हो पाया। यहाँ पर ईख की बोआई हो पाई, और ईख हमारे लिए, हम सब के लिए, इन देशवासियों के लिए सोने जैसा था। चाहे उन्हें विचार ये दिया गया था कि वो पत्थर उल्टेंगे और सोना मिलेगा, पर उन्होंने अपने बुलंद इरादों, क्योंकि एक व्यक्ति को घर छोड़कर निकल आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इरादा है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो उस इरादे के साथ वो यहाँ आए और उन्होंने काया पलट दी। मॉरिशस देश को सही में अपना मानकर उसकी काया पलटी, और आज वही कुली, वही अप्रवासी लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्हीं के बच्चे आज यहाँ के मंत्री, आज यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और उन्हीं की संतानों ने ये साबित कर दिया कि लगन हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो किरण जी, हम अब जानना चाहेंगे कि 2 नवंबर जो आती है तिथि, हमारे लिए बहुत बड़ी तिथि है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा दायित्व है जो उन्होंने निभाया है हमारे लिए, और आज हम इस देश में आनंद पूर्वक रह पाते हैं। पर उस समय सोचिए, आज हमारे पास प्रौद्योगिकी है, एक कॉल पे हम कहाँ के कहाँ लोगों को जोड़ लेते हैं। उस समय उनके लिए घर छोड़ना मतलब अपने देश से कट जाना, और उस देश से कटना जहाँ वो पले बड़े हुए, चाहे छुटपन में आए हों, जवान भी आए हों, बूढ़े लोग भी आए हों, पर अपने देश को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना एक बहुत बड़ी विपत्ति होती है इंसान के लिए। पर उसमें उन्होंने जूझ कर यहाँ पर आकर ये 16 सीढ़ियाँ पार की और इस देश की काया पलट की। अब हम जानना चाहेंगे कि 2 तारीख को ऐसा क्या आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी पदाधिकारी बदले गए हैं। विष्णु बंधन जी इसके डायरेक्टर बने हैं, आप वहाँ पर रिसर्चर हैं, बहुत से लोगों का काम चल रहा है, एक बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है।
तो 2 नवंबर को क्या होने वाला है? 2 नवंबर को हमेशा की तरह, हर वर्ष की तरह, जब से यह साइट नेशनल साइट घोषित किया गया है, एक औपचारिक समारोह होता है। जी। लेकिन इस औपचारिक समारोह से पहले लगभग 1960-70 से वहाँ पर एक यज्ञ होता है। जी। और इस यज्ञ के पीछे यही उद्देश्य था कि इस साइट पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, क्योंकि एक वक्त आया जब शर्तबंद मजदूरी समाप्त हो गई, तब इस साइट को छोड़ दिया गया, इसको भुला दिया गया। और इस साइट के महत्व पर विक्रम सिंह रामलाला, जो कि एक पत्रकार थे, उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, देश विदेश से हस्तियों को बुलाया और यहाँ पर यज्ञ करना शुरू किया इन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस श्रद्धांजलि यज्ञ के बाद और इस साइट को साफ़ करने के बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ। एक तो फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ, फिर यह धीरे धीरे एक राष्ट्रीय धरोहर बना। और तब से ये इस यज्ञ का बहुत बड़ा योगदान रहा इस साइट पर लोगों को बुलाने का, आकर्षित किया गया, लोगों को जुटाने का। जी। और फिर इसके बाद जब ट्रस्ट फंड की स्थापना हुई, मैं फ़र्क बता रही थी ट्रस्ट फंड और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ट्रस्ट फंड वो संस्था है जहाँ पर हम कार्यरत हैं, जहाँ पर हम शोध करते हैं, जहाँ से हम इस साइट के संरक्षण पर काम करते हैं और इस साइट के संचालन पर काम करते हैं। इस साइट से जुड़े जो भी साइट है या इसके बफर जोन पर हम काम करते हैं, ये है ट्रस्ट फंड। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर हम काम करते हैं, मतलब कि ये ट्रस्ट फंड एक ऑफिस है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का संरक्षण करता है। और 2 नवंबर आज जो ऑफिशियल समारोह होता है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं, उसके साथ साथ कैबिनेट के लगभग सभी सदस्य और हमारे देश के सभी जनता जिनका संबंध है इस साइट से, वो तो आते ही हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, ये तो इस साल भी होगी, हर साल ये समारोह होता है जी। और जो भी सरकार आया उसने इस बात का ख्याल रखा कि 2 नवंबर को अपने पूर्वजों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे। और इस वर्ष भी उतनी ही ज़ोर शोर से, उतनी ही भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन ये जो यज्ञ होता है, ये बहुत दिलचस्प बात है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी भी साइट को घोषित करने के लिए एक कन्वेंशन होता है, 1972 कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज। और इस कन्वेंशन के साथ बाद में, ये 1972 कन्वेंशन था, 2003 में एक दूसरा कन्वेंशन बना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन। और यहाँ पर इस कन्वेंशन ने अमूर्त विरासत, मतलब कि आप्रवासी घाट को तो जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस साइट को हम टैंजिबल कहते हैं, मूर्त विरासत। लेकिन इसका अंकन, जैसा कि मैंने कहा आपको, ग्रेट एक्सपेरिमेंट के बल पर हुआ। साथ में उसके साथ जो मेमोरीज़, जो यादें, जो भी हमारे पूर्वज अपने साथ लाए, उसकी यादगार जो है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से अंकन हुआ। तो ये हमारे ट्रस्ट फंड का एक इसकी एक कटिबद्धता है कि हम इनके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, संरक्षण करें, प्रमोशन करें। और फिर आपको पता है कि गीत गवाई का भी अंकन हुआ जी। और कई अन्य सेगा का भी अंकन हुआ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और इस कन्वेंशन ने 2003 कन्वेंशन में इस बात को स्वीकार किया गया कि जब एक ऐसा साइट होता है जिसको आपकी सरकार ने लिस्ट किया है यूनेस्को लिस्ट में, तो उस साइट से उन सभी लोगों का संबंध होना चाहिए जिनका इस साइट से लेना देना है। मतलब कि आपके पूर्वज वहाँ से वहाँ पर उतरे, तो आपका एक जुड़ाव होना चाहिए उस साइट से। ये कि नहीं, ये एक म्यूज़ियम है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप कभी भी नहीं आ सकते, एक नियम तो होना चाहिए, लेकिन जिसका धरोहर है उसको वहाँ होना चाहिए। और इसकी वजह से आज ये जो यज्ञ है, ये इस तरह की जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको बहुत मान्यता दी गई है यूनेस्को के इस दूसरे कन्वेंशन में। मतलब कि एक साइट अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि वो एक संस्कृति को ढो रहे हैं। हाँ। और संस्कृति के साथ वो परंपरा चल रही है, और जब एक से दूसरे तक, परिवार से समाज तक, समाज से देश तक वो पहुंचाई जा रही है। और कौन कर रहा है ये? जी, इंसान कर रहा है। बिल्कुल। मतलब कि कोई भी साइट ईंट पत्थर वाले साइट को
आप तब तक अर्थ नहीं दे सकते जब तक वहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं जुड़ाव होगा। ना हो। ये लोगों का जुड़ाव उस साइट से बहुत ज़रूरी है। और 2 नवंबर एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, एक बहुत ही औपचारिक के साथ साथ हम कहेंगे एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही अनोखा मौका होता है, जब आप सबको आमंत्रित किया जाता है कि आज के दिन, जो कि एक प्रतीकात्मक तारीख तय किया गया है, पूर्वजों को ये माना जाता है कि उस तारीख को वो लोग पहली बार आए पहली थे। बार के लिए आए हाँ, थे। तो इसीलिए उन पहली बार आए, पहला कदम पड़ा, उनका चरण इस देश में पड़ा। तो चलें उन 16 सीढ़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जहाँ पर उनके चरण पड़े थे, बिल्कुल। और उनको याद करें, उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं, ये आप मानेंगे। बिल्कुल, तो ये 2 हमारी नवंबर संस्कृति में ही है। तो यही है उद्देश्य 2 नवंबर का। 2 नवंबर का। और जब, क्योंकि हम हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि किरण जी ने बताया, यज्ञ का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा कोई भी कार्य बिना ईश्वर को याद किए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दिए बिना पूरा ही नहीं हो सकता है। चाहे वो दीपोत्सव हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो अभी छठ पर्व हुआ, तो अपनी धरोहर जो है वो हमारा परिवार है, हमारे संस्कार हैं, और हम तो उस प्रकृति से जुड़े हुए हैं जहाँ पर नदियों से, पेड़ों से हमारी फसलों तक को पूजा की जाता है, और इन सब से जुड़ाव बना रहना चाहिए। श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर आने वाला है, पर अप्रवासियों ने आके यहाँ पर क्या किया होगा, कैसे रहे होंगे, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाना और अपने आप को वहाँ का मान लेना, वहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं, पर उस समय सोचें जब मॉरिशस पूरा एक जंगल रहा होगा और उन्होंने काट काट के रास्ते बनाए होंगे, चाहे वे पत्थर के रास्ते बनाए हों, चाहे वो मिट्टी के, चाहे जो भी था, उन पर अपने आप को खड़ा करना ही उनके लिए कितनी बड़ी समस्या रही होगी। आप ज़रा पीछे जाकर ध्यान से सोचें तो कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। किरण जी, आप इस पर क्या जानकारी देंगी? जी ज़रूर। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वो घरों को छोड़ कर निकले थे। बिल्कुल। एक बहुत सुंदर गाना है, जो घरों को छोड़ के हैं चले, उन्हें क्या डराएंगे फासले। बिल्कुल। और यही बात हुई जब वो मॉरिशस में आए। तो एक तो उनको पता नहीं था कि वो कहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल। सफ़र कितना लंबा होगा इसका भी उनको कोई अंदाज़ा नहीं था जी। वो सोच रहे थे कि शायद यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी ही देर में कहीं पहुँच जाएंगे। इतना तो लंबी यात्रा कितने दिनों की रही होगी? लगभग 2 महीनों की यात्रा ये होने वाली है। इसका भनक भी उनको नहीं था। बिल्कुल। और वहाँ से जब थके मांदे बीमार होकर यहाँ पर आए, कई लोगों ने दम तोड़ दिया उस जहाज़ में ही। और जब एक जहाज़ में किसी का निधन हो गया तो उसको कैसे, उस वक्त का जो जहाज़ है कैसे रख पाएंगे, तो काला पानी में ही उनको छोड़ देना पड़ा। ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपके प्रियजन ने दम तोड़ दिया हुआ हो, वो जहाजी भाई थे। वो जहाजी भाई थे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब वो मॉरिशस आए तो उनकी मानसिकता कैसी रही होगी, ये हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि आज हम जब सफ़र करते हैं थोड़े ही दिन के लिए, जैसे ही दूसरे देश में गए, जैसे ही नज़ारा ठीक नहीं लगा तो मन कितना उदास हो जाता है। बिल्कुल। हमको पता होता है। फिर यहाँ जब वो आए तो न उनकी भाषा है यहाँ, न उनकी संस्कृति है, और फिर ये तो ट्रॉपिकल देश है। हाँ, खान पान ट्रॉपिकल देश है, मतलब कि वो संसाधन नहीं है जो वहाँ पर उनको मिलती थी जी। तो ऐसी स्थिति में अडॉप्ट करना उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, ये हमको सोचना चाहिए। अब इसके अलावा ये जो काम करने की शर्त थी, काम करने के शर्त के आधार पर ही उनको नाम दिया गया गिरमिटिया, मतलब कि अग्रीमेंट पर लाया गया। वो तो बोल भी नहीं पा रहे थे कि वह एग्रीमेंट है। जी हाँ, इसको गिरमिटिया बोल दिया। लेकिन क्या कोई एग्रीमेंट था? ठीक किसी कागज़ में उनको दिया गया? नहीं दिया गया। जैसे कि आज तो हमारे ट्रेड यूनियन है, लेबर ऑफिस है, आपके हक में ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था उस समय। आप आए, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको काम करना है, बस काम करना है। और आपने शुगर केन की बात की। शुगर केन इस देश में उनके आने से पहले था, गुलाम लोग इसकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने, जब ये लोग यहाँ पर आए, इतनी मेहनत की इन्होंने कि शुगर केन
मतलब गन्ने की जो फसल है, चीनी की जो पैदावार है, वो अगर देखेंगे बरतानी उपनिवेश में, तो इस पूरे ब्रिटिश कॉलोनी में मॉरिशस 7% शुगर प्रोड्यूस करने लगा इनकी बदौलत। मॉरिशस एक हरा भरा खेत बन गया इनकी बदौलत, क्योंकि इन्होंने कड़ी मेहनत की, इन्होंने कभी भागने को नहीं सोचा। इनकी जो नियति, इनको लगा कि अब यही भाग्य है, तो इसको अपना मानकर ये लोग काम करने लगे। जो शक्कर कोठी उनको दी गई, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आए, लेकिन इतना दाव पेंच हुआ उनके साथ कि वो 5 साल कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं था। और फिर बहुतों ने इसी को अपना नियति मान लिया, इसी को अपना घर मान लिया, इस मिट्टी को अपना स्वीकार लिया। जी हाँ। लेकिन जब वो यहाँ आए, जब यहाँ पर सेंसस होता था, तो इनको कभी भी यहाँ का पॉपुलेशन नहीं गिना गया। ये लोग माइग्रेंट्स थे, इनको माइग्रेंट्स के रूप में देखा गया, लेकिन इन्होंने कभी भी खुद को माइग्रेंट नहीं समझा। इन्होंने इस देश को अपना लिया। और कहते हैं ना कि कल्पना से सृष्टि होती है जी। तो जो कल्पना इन्होंने की कि ये देश हमारा है, इसका भाग्य हमको बदलना है, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, तो इस प्रक्रिया में वो भूल गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कि अब उनको जाना चाहिए। ऐसी कोई बात आई नहीं। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ से वापस गए, क्योंकि उनके दिमाग में ये भर दिया गया ना कि आपका ये एग्रीमेंट इतना कड़ा है, और उनके दिमाग में बस ये भर दिया गया कि सोचिए जब 1 दिन की छुट्टी लेते थे तो 2 दिन की तनख्वाह कटती थी। वो ज़बरदस्ती ला दी गई उन पर। तो उस सिस्टम को अपनाया उन्होंने अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कि हम अपना घर छोड़ के आए हुए हैं और यहाँ पर हमें इसको एक बाग बनाना है, जंगल को काट के हमें इसे एक बाग बनाना है। और फिर जहाँ पर शुरू में तो सिर्फ पुरुष आए थे जी। वो जो 36 पहले शर्तबंद मजदूर आए वो पुरुष ही थे जी। लेकिन बाद में जब बरतानी प्रशासन को ऐसा लगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर लाना, 5 साल के बाद फिर भेजना, फिर लाना, ये उनके लिए भारी पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये लोग तो हम तो इनको यहाँ पर रख रहे हैं, दाव पेंच के साथ रख रहे हैं, लेकिन कब तक, और क्यों ना इनके लिए ऐसा प्रबंध करें कि ये लोग अपना परिवार बसाएं, घर बसाएं। फिर औरतों को लाया गया और फिर अब दंपतियों को भी लाया जाने लगा शर्तबंद मजदूर के तौर पर। फिर इन्होंने अपना परिवार बसाया, घर बसाया। और जब हमारी संस्कृति में जहाँ परिवार है वही आपका घर है, बिल्कुल। और यहाँ पर जब उनके बच्चे होने लगे, अब परिवार फलने फूलने लगा, तब तो फिर जाने की गुंजाइश ही नहीं थी। बहुत कम लोग यहाँ से गए। और इन शुरू में तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि डबल कट सिस्टम था। फिर जिस खर्च पर उनको यहाँ लाया गया, टिकटिंग के लिए जब उनको एक टिकट दिया जाता था, रजिस्ट्रेशन किया जाता था, ये सारा कुछ उनके पगार से काटे जाते थे। तो एक ऐसी तनख्वाह उनको मिलती थी जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उनको रेशन दिया जाता था, लेकिन वो रेशन भी उनको आधा पेट खाकर सोना पड़ता था। और अब जब बच्चे होने लगे तो जीवन और भी मुश्किल होने लगा। फिर उनका पूरा ध्यान अपने परिवार, अपने देश, अपनी मिट्टी, देश, शायद उनके दिमाग में ये एक ग्लोबल पिक्चर देश का नहीं था, लेकिन जो करना है बस सही से करना है। और ऐसे करते हुए उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, शायद उनको पता भी नहीं चला। इसीलिए कहते हैं एकता में बहुत शक्ति होती है। जो एक व्यक्ति यहाँ कर रहा है वो हर व्यक्ति हर शक्कर कोठी में कर रहा है। इस तरह से इस देश का भाग्य बदला, इस देश का नक्शा बदला। और फिर जब इन्होंने, भले ही इनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे, लेकिन इनमें वो संस्कृति थी कि बचत किया जाए। आधा पेट खाकर बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को खड़ा करना है, वो संस्कृति भी आई जी। और जब इन्होंने काफ़ी पैसे जमा किए, और इस पैसे जमा करने में औरतों की बहुत बड़ी हाथ रही, क्योंकि अब शर्तबंद मजदूर के बाद अब उनके जब बच्चे होने लगे तो उनके डिसेंडेंट्स जो थे, जो उनके वंशज, उनकी स्थिति कुछ अब बदलने लगी और शक्कर कोठी भी बदलने लगे। बड़े बड़े और शुगर कैंप्स बनाए गए, लेकिन वो शुगर कैंप्स भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। अलग अलग, एक तो कौतुल हुआ करता था, कौबितों, मिट्टी का बना हुआ। ऐसी स्थिति में उन्होंने परिवारों को बड़ा किया, और जब घर की औरतों ने भी काम करना शुरू किया तो उन्होंने पैसों को अलग से रखना शुरू किया, गाय बकरी का पालन करना शुरू किया। आपको पता है कि एनिमल फार्मिंग मॉरिशस में
इन्हीं लोगों ने ज़्यादा किया। घरों में मुर्गी का पालन करना, अंडों का व्यापार करना, दूध बेचकर पैसे कमाना। इस तरह से जो पैसे उन्होंने कमाए, उससे औरतों ने अपने पति को सहयोग दिया कि अब हमको ज़मीन ख़रीदना है, इस शक्कर कोठी को छोड़ते हैं। इमरजेंस ऑफ विलेज, गांव मौसलमों पिची मौसलमों का जब समय आया उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा तब। और इन्होंने जब ज़मीन खरीदा तो आपको क्या लगता है, ये ज़मीन मालिक आपके साथ किस तरह की ज़मीन बेचेंगे? क्या वो उपजाऊ ज़मीन देंगे आपको? बिल्कुल नहीं, वो तो जंगल कांटेदार बंजर ज़मीनें होंगी। वो पत्थर का ढेर हुआ करता था, जहाँ पर बंजर ज़मीन हुआ करती थी। ऐसे उसको ज़मीन उपजाऊ बनाना ही मुश्किल है। अब ऐसी ज़मीन पर इन्होंने अपना घर तो बाद में बना, ज़मीन खरीद कर इन्होंने पहले मतलब खेती करना शुरू किया। और इन्होंने उस अपने बंजर आप को ज़मीन जीने के लिए पता सुरन वगैरह लगाया होगा ताकि वो भरपेट कुछ खा पाएं, फिर अपने आप को बढ़ा पाएं। बंजर ज़मीन को इन्होंने सच में हरा भरा खेत बनाया। बिल्कुल थी वो क्षमता इनमें, थी वो साहस इनमें, जो त्याग बलिदान हमारे पूर्वजों ने जिस परिस्थिति में किया, हमको उनसे आज प्रेरणा लेनी चाहिए। 2 नवंबर इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए उन्होंने क्या किया। आज हम जिन सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, हमको हमेशा उनके प्रति ऋणी होनी चाहिए। हम ऋणी हैं। हाँ, और हमारे बच्चों को भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी नहीं भी होगा। और हमें अपने बच्चों में भी ये बातें, ये संस्कृति उनमें निहित करनी है। तो उन्होंने भाषा को संजोया, संस्कृति को संजोया और ऐसी ऐसी बातें संरक्षित की, जैसे कि एकता होनी चाहिए आपस में, और पैसे का जोड़ना अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कैसे उन्होंने छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से खरीदे होंगे, कैसे उसे उपजाऊ बनाया होगा। ये सब आज हमारे बच्चों के लिए एक धरोहर है। तो क्यों उस धरोहर को हम संजोए ना रखें, क्यों हम उसका सम्मान ना करें। इसीलिए 2 नवंबर को बच्चों को इसका महत्व ज़्यादा बताना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हों, चाहे वो बैठकाएँ हों। और उन्होंने उस समय बैठकाओं का भी तो नियोजन किया जी। तभी तो वो पेड़ के नीचे बैठ के अपने दुख सुख तो बांटते थे। बैठका में शिक्षा नहीं थी उस समय वो प्रभु को याद करते थे अपना दुख बांटने के लिए, क्योंकि कोई भी सामने नहीं था। तो भगवान ही उनके लिए एक स्वरूप था जिसको वो याद करके अपना दिन का पूरा कार्य करते होंगे। आज जिसे हम मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स कहते हैं जी, उस ज़माने में यही बैठका हुआ करती थी। बिल्कुल, वहाँ हर कार्य होता था। हाँ। जैसा कि आपने कहा, एक तो सत्संग होता था। हाँ। लोग जुटते थे। बैठका जब इसकी शुरुआत हुई तो छत वगैरह नहीं था, बस पेड़ों के नीचे पेड़ों की छाया सत्संग। थी। हाँ, और धीरे धीरे उसको एक आकार दिया गया, एक स्ट्रक्चर, ढांचा दिया गया। किरण जी, आप मानेंगी भारत में भी अब फ्लैट सिस्टम आया है क्योंकि बहुत भारी संख्या है पॉपुलेशन की। पहले भी आंगन में एक नीम का पेड़, एक आम का पेड़ होता था जिसके नीचे माँ दादी बैठती थी। दिन में काम समाप्त हुआ तो वहीं पर बैठ के भजन कीर्तन भी होता था और वहीं पर बैठ के बातें भी होती थी। हाँ। और सुनियोजित होता था परिवार, वहाँ पर बैठना है, बातचीत करनी है, समय निकाला जाता था। ना टीवी होता था, ना मोबाइल होता था, क्योंकि उस समय आपस में बातचीत में बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढे जाते थे। मॉरिशस में भी होता था। आपने देखा होगा कि हम प्रवासी घाट के सहयोग से MBC में कई ऐसे प्रोग्रामों का प्रसारण होता है विरासत के अंतर्गत, जहाँ पर हम ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं जो कि हमारे विरासत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और कई कार्यक्रमों में हमने लोगों को ये बताते हुए सुना है कि पहले कौन कौन से फैसले कहाँ कहाँ लिए गए। मतलब कि बेटी को अब कॉलेज भेजना है। हाँ। जब घर के किसी बुजुर्ग ने ये फैसला लिया और फिर पड़ोसी की जब चाची दादियाँ पेड़ के नीचे बैठने आई और बातें शुरू हुई तो फैसला किस तरह से लिया गया। मतलब कि मॉरिशस में भी हाल ही में ऐसा होता था। आज भी अगर गांवों में इस समय आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे पेड़ के नीचे जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठकर बातें करते हैं। ये उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो आदत सी बन गई है, वो आज भी हैं। वो अकेले, हम जैसे कि हम घरों में अकेले बंद रहते हैं, ये
उनमें था ही नहीं, घर में क्योंकि अकेले बंद पहले रहना। संयुक्त परिवार थे, संयुक्त आज परिवार, एकल परिवार हैं। संयुक्त परिवार के साथ साथ सिर्फ परिवार नहीं, पड़ोसियों के साथ जो भाईचारा था, बिल्कुल। जो एकता थी, वो कहीं छूट गया है। और जिसे देखिए, आज जब हम नेबरहुड वॉच कहते हैं, तो क्या पहले ऐसे ही कोई सिस्टम को स्थापित करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। बिना कहे पड़ोसी आपकी मदद करेगा, बिना कहे अगर गांव में एक शादी होती थी तो पूरे गांव को कंसल्ट करना पड़ता था कि दूसरी शादी अगर डालना हो तो इस तारीख को मत डालिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर सहयोग देंगे, फिर आपके यहाँ दूसरे दिन सहयोग देंगे। तो इतनी भाईचारा थी उनमें। एक मतलब कि बहुत से लोग कहते थे कि उस समय, मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ की हैं प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड पर, आज लगभग 800 इंटरव्यूज़ हैं बुज़ुर्गों का, जब वो अपनी पुरानी बातें सुनाते थे। और सभी लोगों ने ये कहा है कि उनकी आंखों से आंसू बहते हैं जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं, किस तरह से उन्होंने जीवन बिताया, किस तरह से 2 बजे सुबह उठकर वो खाना बनाती थी, चूल्हे जलाती थी, और फिर आप काम करने जाइए, अगर आप वक्त पर नहीं गए तो आपको वापस भेज देंगे घर पर, उस दिन के लिए आपको पगार भी नहीं दिया। हाँ, तो इतनी मतलब कठिन स्थिति थी, आंसू बहते थे। लेकिन जब हम कहते थे फिर संबंध कैसा था लोगों का, तब उनके चेहरे पर मुस्कान आती है और वो कहते हैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आई होगी, लेकिन जो संबंध था वो आज से बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर था। वो जो हमको थोड़ा सा सुख मिलता था, वो सुख चला गया है आज बहुत कुछ, हमारे बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन वो जो आंतरिक शांति थी ना उस समय, वो आज नहीं है, खो गया है। आज अगर बुज़ुर्ग अपने घर पर चारदीवारी में वो स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो इसके पीछे वजह यही है कि वो जो लोगों का आपस में मिलकर बैठकर बातें शेयर करना, ये नहीं रहा और इसके शिकार हो रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग। तो हमें उनको समय देना चाहिए और उनसे वो बातें निकलवानी चाहिए, ताकि हम भी अपने बच्चों को वो आगे दे सकें कि ये हमारी संस्कृति में था। हम पत्र भी लिखते थे तो उसका अंतिम वाक्य होता था, अगर कुछ गलत लिखा गया तो माफ़ कीजिएगा। तो हम उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसी परंपराओं से जुड़े हुए हैं जहाँ पर अपने बड़ों को भोजन परोस के बाद में अपने लिए रखा जाता था। सब बड़े खा लेंगे तब या सब बच्चे खा लेंगे तब बड़े खाएंगे, सब एक साथ बैठ के भोजन। तो हमें उस संस्कृति को मानना चाहिए और अपने परिवार को समय देना चाहिए। अपने अपने कमरों में, आजकल सबका पर्सनल रूम हो गया है, पर्सनल स्पेस हो गई है, पर वो जो एक पेड़ के नीचे बैठ के जो वो स्पेस उन्होंने शेयर की है, आप उसको सोच कर देखें, आप उसमें क्या सुकून और क्या शांति पाते थे वे लोग, जो हमें अपने बच्चों को बांटनी है। किरण जी, हम इस प्रोजेक्ट पे बहुत बातचीत कर चुके हैं और बहुत से कार्यक्रम हम देख चुके हैं। विरासत में भी आपने संस्कृति के अंतर्गत भी बहुत सी बातें शेयर की हैं, पर अब इसको आगे कैसे लेके चलना है, इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम। जब विरासत, धरोहर, हेरिटेज की बात आती है जी, तो सबसे जो बड़ा मुख्य बात है, कीवर्ड, वो है ट्रांसमिशन। जी, मतलब कि जो आपके पास है आपको नई पीढ़ी तक छोड़कर जाना है, क्योंकि जो हमारे पास जो धरोहर है वो हमारे पूर्वजों की देन है, और हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे जो हमसे पहले आए, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हम तक वो पहुंचाए, और हमारा ये कोई हक नहीं बनता कि हम इसको यहीं पर रोक दें। भाषा के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से बहुत कुछ हम तक पहुंचा है, पर अब वो कम क्यों होता जा रहा है? भोजपुरी बोलने में हमें शर्म नहीं करनी है, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना है, तो कैसे हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें? ये सबसे बड़ा आज मॉरिशस का बड़ा प्रश्न है। और आपने देखा है कि मॉरिशस में एक कला और संस्कृति मंत्रालय है जी, और हिंदी के साथ साथ भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन भी है। और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन इस देश में बहुत साल पहले से कार्य शुरू कर चुकी है। सरकार भी कार्य कर रही है, महात्मा गांधी संस्था के साथ साथ प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड, नेशनल हेरिटेज फंड, ये सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं भोजपुरी को वो दर्जा देने के लिए जो कि देनी चाहिए। और हम जैसे लोग आज भी दफ्तरों में हम भोजपुरी बोलते हैं अपनों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिसको भी भोजपुरी आती है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो कहीं कोई भी जगह हो, बहुत ही सरलता के साथ, मतलब कि
इसके पीछे गर्व है या नहीं है, ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। हमारे लिए ये एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो हम बहुत अच्छी तरह से बोल सकते जो हैं। हमारी दादी नानी बोलती जी आई हाँ। हैं। और हम क्या घटता है हमारा जब हम भोजपुरी बोलते हैं? कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ बढ़ता है। बढ़ता है जो और क्योंकि कोई नहीं बोल सकता वो हम अंदर- बोल रहे हैं। और अंदर से खुशी होती है, खुशी होती है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अपनत्व सा लगता है। दूसरी भाषा में आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। बिल्कुल। हर एक भाषा की एक विशेषता होती है और भोजपुरी की बहुत बड़ी विशेषता है कि आप एक ही शब्द में एक पूरा भाव कह देंगे। जी। एक पूरा भाव उसमें आ जाती है। लेकिन कहने का ये अर्थ है कि बहुत सारा कार्य हो रहा है भोजपुरी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये कार्य जब तक घर पर नहीं होगा तब तक ये सारी जो स्कूल बन रहे हैं ना, हम कुछ भी कर लें, कितने भी मसौदे तैयार कर लें, कितनी भी परियोजनाएं तैयार करें, बच्चों को भोजपुरी बोलवाने में हम ज़्यादा उनको उत्साहित नहीं कर पाएंगे जब तक कि माँ बाप घर पर भोजपुरी ना बोले, बच्चों में ये रुचि ना जगाएं। जब वो लोग करेंगे तभी ना बच्चों को इधर भेज पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, आजकल तो सुनाई दे रहा है कि हिंदी में भी लोग बच्चे अब कम दिलचस्पी दे रहे हैं। बिल्कुल। इसकी तो बिल्कुल भी हमको उम्मीद नहीं थी। तो ये सारी जो संस्कृति की बातें कर रहे हैं ना जी। तो इसमें भाषा भी है और ये घर से शुरू होती है। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप कम से कम बड़े जो लोग हैं आप तो बोलिए। बच्चे वही अपनाते हैं जो माता पिता एग्जैक्टली देंगे उन्हें। हाँ। आप अपने विचारों के साथ अपनी भाषा भी उन तक पहुंचाएंगे, तभी वो समृद्ध हो पाएगी। जी हाँ। क्योंकि खाली कक्षा में टीचर्स मेहनत करते हैं, ये नहीं कह रही, गुरुजन गुरु बहनें बहुत मेहनत करते हैं रूट लेवल से, पर कैसे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हिंदी नहीं जानेंगे और एक मंत्र पाठ करना होगा तो आपको उनके पीछे पढ़कर उन्हें सिखाना पड़ेगा। जबकि अगर आपने शुरू से ही पहले दिन से बच्चे के साथ वो संपर्क रखा होगा भाषा का, तो वो संस्कृति अपने आप उनमें आ जाएगी। कि और मंत्र पाठ बिना हिंदी बिना भोजपुरी जाने आप कैसे पूजा कर पाएंगे। बिल्कुल। और फिर भोजपुरी की बात जो है वो गीत गवाई, देखिए आज गीत गवाई कितना मतलब किस लेवल तक पहुंच चुका है। गीत गवाई गाने वाले उस टोली में बहुत से नौजवान हैं जी। लेकिन क्या गाएंगे? भोजपुरी ही गाएंगे ना। बिल्कुल। तो ये कुछ माध्यम उसके है जहाँ से प्रारूप को नहीं बदलना चाहिए, जैसे वो था वैसे ही रखना चाहिए, तभी वो सांस्कृतिक धरोहर कहलाएगी। लेकिन गीत गवाई का बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी को बढ़ाने में, क्योंकि जो भी नौजवान अभी गीत गवाई सीख रहे हैं उनको तो भोजपुरी झूमर गीत तो सीखना ही है और उसका अर्थ भी जानना है, तब भी तो वो ठुमके लगा पाएंगे कि समझ पाएंगे कहाँ पर कैसे हंसेंगे। वो नृत्य की लय ही नहीं बन पाएगी अगर वे गीत को समझ नहीं पा रहे। हाँ, कम से कम इस माध्यम से तो हमको लोग कहते हैं कि गीत गवाई बस गाना बजाना है, हमारी संस्कृति सिर्फ ये नहीं है, लेकिन इसमें भाषा भी तो है। और गीत गवाई में कैसे कैसे गीत नहीं है अंजू जी? बहुत से लोक गीत हैं जिनमें बहुत देवी देवता के गीत हैं। हाँ, अर्थ हैं उसमें। जो भी गीत गवाई करता है उनको ये देवी देवता के गीत उसको भी सीखना होता है। बिल्कुल। इसके बिना सिर्फ आप झूमर नहीं कर सकते, वो गीत गवाई नहीं हुआ। और जो भी आप ढोलक बजाएं, चाहे कोई भी वो बजाएं म्यूजिक का पार्ट, तो उसकी भी पूजा की जाती है। जरूर। उसकी पूजा के बिना धरती बंधाए पूजा। बिल्कुल। और जब बारिश नहीं होती है तो उसके लिए धरती बांधना और हर परौरी करना, तो वो सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है जिसे हमने बहुत लंबे समय से रखा हुआ है, अपनाया हुआ है। उस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक तो पहुंचा रहे हैं, पर आप लोग भी जो सुन रहे हैं, अभिभावकगण अपने बच्चों में अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, तब वे संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। किरण जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि आजकल गीत गवाई तो बहुत जगह होती है पर उसका प्रारूप थोड़ा सा बदल रहा है? जी हाँ, प्रारूप बदल रहा है। गीत अमूर्त विरासत को ऐसा होना चाहिए कि वो परिवर्तन को स्वीकार करे। जी, ये स्थापित तथ्य है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उसका जो मूल रूप है उसको ना बदला जाए। कोई भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको रखिए, जो सुंदरता है। और गीत गवाई का मतलब है गीत गाना। आजकल इतने मैंने 2-3 गीत गवाई में मैं गई, ढोल या जाम्बे को इतने इसका इतना ज़्यादा इसको शामिल करते हैं
कि जो गीत गा रहे हैं वो गीत ही नहीं सुनाई देता। समझ में नहीं आता है। और हमारी जो नानी दादी थी, ये जो उनकी परंपरा थी, गीत गवाई करने का एक उद्देश्य था। तो क्या जब ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम उद्देश्य से छूट नहीं रहे हैं? भटक जाएंगे। ये एक परंपरा है जिससे कि हम देवी देवताओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहाँ आइए, विराजिए, जब तक कि ये विवाह पूरा न हो जाए आप यहीं पर रहिए ताकि ये सुहावन रहे ये माहौल। तो क्या हम जाम्बे और ढोल को बहुत ज़्यादा तेज़ से बजाकर इस माहौल को सुहावन बनाने के बजाय ज़्यादा शोरगुल नहीं पैदा कर रहे, खराब नहीं कर रहे? इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अन्य लोगों के लिए भी हम समस्या पैदा कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, और फिर सरदर्द भी होने लगता है बहुतों का, ये तो सच बात है। बिल्कुल। गीत गवाए, क्या उसकी सुंदरता उसका इसके बिना आनंद नहीं उठाएं। क्या इसके बिना नहीं हुआ है अभी तक? क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। ये तो रही गीत गवाई की बात। और अब जब संस्कृति की बात कर रहे हैं, 2 नवंबर की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो क्या आज हमें परंपरागत कपड़ों से इतनी दिक्कत होने लगी कि हम ऑफिसेज में अब नहीं पहन सकते साड़ी? क्यों नहीं पहन सकते? और जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो बस एक दिवाली आनी चाहिए या फिर गणेश चतुर्थी होनी चाहिए तभी वो पहन सके? क्यों नहीं पहन सकते? हमारी माएँ, हमारी परदादी परनानियाँ साड़ी पहनकर वो खेतों में काम करती थी। बच्चों को जन्म देती थी साड़ी में और जन्म देने के बाद भी साड़ी पहनती थी। बिल्कुल। उनको कभी भी असुविधा नहीं हुई। तो क्या हमको इतनी असुविधा साड़ी से हो रही है? क्यों छूट रहे हैं साड़ी के साथ? और ये तो रही कपड़ों की बात। अब भाषा के बारे में हमने काफ़ी बातें की जी। और फिर जो दिलचस्पी होनी चाहिए अपने जड़ों के साथ, वो बच्चों को सिखाना चाहिए। आज हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे HSC के बाद विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ जाकर वो तो एक वर्ल्ड पर्सनालिटी धारण कर लेंगे जी। लेकिन अपनी जड़ के साथ उनको हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इस बात का ख्याल माँ बाप को रखना है। जो परवरिश आप करेंगे, जो शिक्षा, जो संस्कार की बातें आप बच्चों में छोटे से डालेंगे, 17 साल में एक बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो स्थापित हो जाता है। बिल्कुल। 17 साल तक इस बच्चे का व्यक्तित्व आप स्थापित करें, उसको भाषा संस्कृति के साथ जोड़ कर रखें, फिर उसको छोड़ दीजिए विश्व में, वो कहीं भी रहेगा, आपकी संस्कृति को कभी भूलेगा नहीं, उसको कभी भी गिरने नहीं देगा और ये संस्कृति उसकी शक्ति होगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बच्चे को पहले दिन से अगर हम संस्कार देते हैं, वो एक दिन की बात नहीं होती है, वो रोज़ माता पिता जो कर रहे हैं वही संस्कार अपने आप उस तक पहुँचते हैं। देखिए, महाभारत में हम सुनते हैं कि अभिमन्यु ने माँ की कोख में सुना। जी हाँ। तो वो संस्कार से जुड़ रहा था। उसने चक्रव्यूह का पूरा वो सुन लिया था, पर निकलने की प्रक्रिया को नहीं सुना तो क्योंकि माँ को पाया। निद्रा आ गई। तो सोचिए, ये संस्कार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी आपने छठ पूजा का आयोजन देखा होगा, मॉरिशस में बहुत अच्छे से हुआ। तो उसमें खेती सबसे बड़ा प्रारूप था पूजन के लिए। ईख की खेती की पूजा, केले की पूजा और प्रसाद। आजकल बच्चों को प्रसाद बनाने को कहेंगे तो वह प्रसाद नहीं जानते हैं बनाना। तो क्या अर्पित करेंगे अपने भगवान को? और क्या जब हम कहेंगे कि शिव उपासना करनी है या ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र ही बोलना है, तो उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो वो कैसे जुड़ पाएगा, कैसे शुद्ध उच्चारण कर पाएगा अगर वो अपनी भाषा को जानता ही ना हो? तो अपने माँ बाप की पहचान को, अपने माता पिता के नाम को ही समझेगा तब जब माता पिता उसमें वो संस्कार डालेंगे। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सालों लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी को निकाल के गीली मिट्टी के प्रारूप को बदलना बहुत विशेष होता है। तो उस गीली मिट्टी को प्रारूप देना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ संस्कारों की बात करते हैं। आज का कार्यक्रम गीत, नृत्य और परंपरा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद देंगे किरण जानकी जी को, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे लिए को, क्योंकि 2 नवंबर के लिए बहुत आयोजन हो रहे हैं। और हमारी टीम को भी धन्यवाद देंगे। आप सब ने समय निकाल कर सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। गीत, नृत्य और परंपरा।